अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उस्मान गनी। आप देख रहे हैं सियासी किंग यूट्यूब चैनल पर। बात करेंगे मुल्क सियासत के, मुल्क सियासत में बात करेंगे हम इलेक्शन के वाले से। तो इस वक्त इलेक्शन की गहमा गहमी का माहौल जो है नज़र आ रहा है और इस वक्त लेकिन हालांकि अभी तक इलेक्शन की तारीख का ऐलान, हतमी तारीख का ऐलान जो अभी तक नहीं हुआ है। कोई एग्जैक्ट डेट जो है वो अभी तक किसी को नहीं पता है कि किस तारीख को जो है वो इलेक्शन जो है वो मुनक्किद होने वाले हैं, होने जा रहे हैं। सॉरी। लेकिन इसके बावजूद जो है अब मुख्तलिफ सियासी पार्टियों ने जो अपने जलसों का ऐलान कर दिया है। जिस तरह इस तरह कमी पाकिस्तान पार्टी का जो पहला सियासी जलसा जो है वो जहाने में हुआ है, जिसमें जहांगीर तरीन साहब ने, अलीम खान साहब ने और दीगर रहनुमा ने जो था उन्होंने अपनी तकरीर की, जिसमें उन्होंने आवाम से मुख्तलिफ वादे किए और मुख्तलिफ उनको उम्मीद है दिलाई। लेकिन अब देखने बाकी है कि या वाकई ये मंशूर जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाते हैं नहीं, और क्या वाकई अपने वादे पूरे कर पाते नहीं। तो ये हमारे आने वाले दिन में देखने जो बाकी है। जहाँ तक बात रही मुस्लिम नून के रहनुमा मियां नवाज शरीफ साहब जो है वतन वापस आ चुके हुए हैं और उनकी वतन वापसी के साथ ही जो है उनकी जो हफासी ज़मानत है वो भी मंजूर हो चुकी हुई थी। और इसके साथ साथ अब उनकी जो सज़ाएँ हैं क्या वो रिवर्ट होती हैं, क्या उनके कुछ फैसला होता है, तो ये भी आने वाले देखना जो बाकी है। और जहाँ तक बात रही इलेक्शन वाले की, क्या वो इलेक्शन लड़ने के लिए अहल हो पाते हैं नहीं, तो ये भी आने वाले देखना जो है बाकी है। जहाँ तक बात रही पीपल्स पार्टी की, तो पीपल्स पार्टी भी इस वक्त अपनी इलेक्शन मुहिम का जो है वो आगाज़ जो है वो कर चुकी हुई है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड का जो है वो मुतालबा कर रही है। पीपल्स पार्टी कहती है कि जिस तरह से मियाँ साहब को जो है वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, ये पीपल्स पार्टी के कॉल जो है, अगर जिस तरह मियाँ साहब को जिस तरह मियाँ साहब को जो प्रोटोकॉल दिया, इनको जो अहमियत दी जा रही है, इस तरह से हमें भी बाकी सियासी जमातों को जो है वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है मुहैया की जानी चाहिए। तो अब देखने बाकी है कि क्या पीपल्स पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिल पाती है या नहीं, और क्या दीगर जमातों को भी सियासी जमातों को जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है मिल पाती है, तो ये भी आगे देखने जो बाकी है। जहाँ तक बात है पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब का, तो पीटीआई चेयरमैन इमरान खान साहब जो है उस वक्त अपने दीगर मुकदमा का जो सामना कर रहे हैं। साइफर केस में भी उनके ऊपर जो है उस वक्त फ़ायदा जो है वो आए। तो देखने बाकी है कि क्या साइफर केस में जो है उनका फैसला जो है क्या होता है, क्योंकि जेल ट्रायल हो रहा है। तो जेल ट्रायल में जो है देखने बाकी है कि अब फ़ायदा, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तो कह दिया हुआ कि ट्रायल की शफाफियत को जो है वो यकीनी बनाया जाए। और उसके साथ साथ उन्होंने इमरान खान साहब की जो दरख्वास्त ज़मानत थी उसको जो था वो मुस्तरद कर दिया था साइफर केस में। तो अब देखने बाकी है कि आगे पीटीआई चेयरमैन के इमरान खान के वकला जो है वो आगे क्या अपनी कानूनी हिकमत अमली इख्तियार करते हैं, आगे क्या जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है अपना क्या जो दिफा जो है वो पेश करते हैं अपने पीटीआई चेयरमैन का। तो अभी भी आपने देखना जो बाकी है, क्या पीटीआई चेयरमैन इमरान खान से जो है उनको जो है इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिल पाती है नहीं, क्या वो इन मुकदमा से बरी हो पाते हैं नहीं, और क्या वो उनकी पार्टी भी जो है उनकी सियासी जमात भी जो है क्या वो इलेक्शन में लड़ने के अहल हो पाते हैं नहीं। तो ये बारे में देखना बाकी है। जहाँ तक बात रही अली मोहम्मद ख़ान और बेशर सैफ और असद कैसे के मौलाना फजल की मुलाकात कर रहे थे, तो इन रहनुमा ने भी मौलाना फजल से मुलाकात की है। बेसिकली इन्होंने ताज़ियत के लिए मुलाकात की थी मौलाना फजल से, और इस ताज़ियत उन्होंने मौलाना फजल से ताज़ियत की, और इसके साथ साथ उन्होंने मौलाना फजल के मामले में जो थे नमाज़ भी अदा की। तो देखने बाकी है कि क्या सियासी तलखी का माहौल जो है उसमें मज़ीद कमी वाक़ होती है नहीं, और क्या आने वाले दिनों में जो है वो मज़ीद सियासी टेम्परेचर जो है वो नीचे आता हुआ दिखाई देता है नहीं। तो बयान देखते हैं बाकी है। और जहाँ तक बात रही आवाम की, तो आवाम इस वक्त जो है वो यानी कि रिलीफ के मुतलाशी है, रिलीफ के मुंतज़िर है। बेशक पेट्रोल बहुत अच्छी बात है कि पेट्रोल की कीमतों में कमी वाक़ हुई है, और क्या ये कमी जो आगे भी सस्टेन कर पाती है नहीं, क्या 30 तारीख के बाद या 31 तारीख के बाद दोबारा से पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा होता है या नहीं, तो या इन कीमतों में मज़ीद कमी होती है या फिर ये कीमतें बरकरार रहती है, भी आगे देखना बाकी है। क्योंकि आवाम जो है उस रिलीफ की मुंतज़िर है। और जहाँ तक बात है बिजली कीमतों में, बिजली कीमतों में मुसलसल इजाफा जो है वो आवाम की कमर जो है वो उस वक्त तोड़ रहा है, और आवाम जो है वो उस वक्त बिजली के बिल जो है वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। ख़ासतौर पर गरीब आवाम जो है वो उस वक्त शायद अशराफियों को मालूम नहीं है कि नीचे जो सबसे नीचे गरीब आवाम है वो उस वक्त कर्ज़ों तलक दबे हुए हैं। और एक गरीब आदमी जिसकी तनख्वाही 15,000 रुपये है वो कैसे 12,000 रुपये बिजली का बिल जो है वो जमा कराएगा, क्योंकि अब वो हर महीने जो है वो जब कर्ज़ा लेता है तो सही बात है 3 बंदों से 4 बंदों से ज़्यादा से कर्ज़ा मिल सके, इसके बाद उनको कर्ज़ा नहीं देता कोई भी, क्योंकि इसके बाद वो कैसे ज़िंदगी गुजारेगा और कैसे अपने मामले में ज़िंदगी को आगे चलाएगा, क्योंकि सिर्फ एक बिजली का बिल ही उसके लिए सर दर्द बना हुआ है। तो आगे देखें बकिया ज़रूरत है ज़िंदगी कैसे पूरी करेगा, अपना ग्रोसरी कैसे लेगा, अपने बच्चों की स्कूलों की फीसें कैसे देगा, और बकिया जो ज़िंदगी मामला था वो कैसे चलाएगा। तो ये अशराफिया को, हुकूमत को जो सोचना चाहिए कि इस बारे से एक आम गरीब आदमी जो है वो इस वक्त मौजूदा टाइम में जो है कैसे ज़िंदगी गुजार रहा है, क्योंकि इस वक्त आवाम में और इस वक्त हुकूमत में यानी अशराफिया में जो है इससे बहुत बड़ा गैप है, और इस गैप को जो हंगामी बैलेंस पे फिल करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर इस गैप को फिल ना किया गया तो
आवाम और शाफिया में मज़ीद जो है वो खलीज जो है वो गहरी होती जाएगी। हुकूमत को चाहिए और शाफिया को चाहिए कि उस वक्त मज़ीद हंगामी मजहबी इक़दाम करें और आवाम को जो है देखिए IMF से मुज़ाकरात बेशक आप करें, जो भी IMF कंडीशंस हैं उनको फुलफ़िल भी करें, लेकिन आवाम के ऊपर तो सारा का सारा बोझ जो है वो मुंतकिल ना किया जाए, आवाम के ऊपर जो है सारा का बोझ ना मुंतकिल किया जाए, इस बोझ को जो है वो शेयर किया जाए। लीड के ऊपर भी उतना ही बोझ जो है वो मुंतकिल किया जाए जितना गरीब आदमी के ऊपर एक बोझ है मुंतकिल किया जाता है। क्योंकि देखिए अमीर आदमी तो अफोर्ड कर लेगा, वो तो 100 रुपये यूनिट भी अफोर्ड कर सकता है, लेकिन एक गरीब आदमी जो है वो तो 20-30 रुपये यूनिट भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो आप ये देखिए कि तो हुकूमत सोचते हैं कि वो इस वाले से क्या इक़दाम कर सकती है और इस वाले से आपको क्या रिलीफ मज़हब जो दे सकती है, क्योंकि ये टाइम गुजारना जो है गरीब आदमी के लिए जो है वैसे इंतहाई मुश्किल है। आप देखने बाकी है कि अब आने वाले दिनों में जो है वो माशी मुश्किलात जो है वो आवाम की कैसे दूर होती है और मुल्क की माशी मुश्किलात कैसे हल होती हैं और मुल्क के ज़रमंद खान में कैसे इजाफा होता है, कि मुल्क की एक्सपोर्ट्स में कैसे बढ़ोतरी होती है। तो ये भी आगे देखना चाहिए बाकी है। और जहाँ तक बात है इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेटिव, उसमें हम बस बहुत ही हम उसमें बात करेंगे हम इसराइल फ़लस्तीन के कन्फ्लिक्ट के हवाले से। तो इस वक्त गज़ा में जो है वो बहुत बड़ा इंसानी बहरान जो है वो इस वक्त जन्म ले चुका हुआ है। इसराइल जो है वो इस वक्त अपनी बर्बरियत का भयानक मुजाहरा जो है वो इस वक्त कर रहा है और इस वक्त इसराइल की बमबारी के नतीजे में, वहशियाना बमबारी के नतीजे में इस वक्त तकरीबन 7,700 से ज़्यादा अफराद जो है वो शहीद हो चुके हुए हैं, जबकि दोनों तरफ से जो है वो शदीद किस्म की जो है वो इस वक्त जंग जो है वो जारी है। इसराइल की तरफ से भी इतलात आ रही है कि वहाँ पे भी तकरीबन 2000 से ज़्यादा इसराइली जो है वो हलाक हो चुका है, जबकि फ़लस्तीन के ऊपर जो इसराइल की वहशियाना बमबारी के नतीजे में और ख़ास तौर पर फास्फोरस बम के इस्तेमाल के नतीजे में जो है इस वक्त 7,700 से ऊपर जो अफराद जो है वो शहीद हो चुके हैं और इसमें बड़ी तादाद बच्चों की भी है, बूढ़ों की भी है और दीगर नौजवानों की भी है, ख़वातीन की भी है। और मैं हैरान हूँ इस बात पे कि इसराइल जो है वो ना स्कूलों को बख्श रहा है, वो ना अस्पतालों को बख्श रहा है, वो ना ही रहायशी इमारतों को बख्श रहा है और ना ही मीडिया के दफातर को बख्श रहा है। वो इस वक्त अंधाधुंध जो है वो इस वक्त ताकत का इस्तेमाल जो है वो कर रहा है और कोई यूरोपीय मुल्क और कोई जो अमेरिका, ख़ास तौर पर अमेरिका बड़ी सपोर्ट इस वक्त अमेरिका की इस वक्त जो है वो इसराइल को जो है वो जारी है। अमेरिका को सोचना चाहिए कि वो इंसानी हकूक़ का ख्याल रखे और इसराइल को फोर्स करे कि वो इंसानी हकूक़ की पामालियाँ जो है वो बंद करे और इस साथ ख़ास तौर पे जो गैर कानूनी कब्जे कर रहा है इस वक्त फ़लस्तीन की ज़मीनों पे, उसको फ़ौरी तौर पर रोका जाए और वो फ़ौरी तौर पे जो है 1948 की पोजीशन पे जो है वो वापस जो है मामला को जो है वो लाया जाए, क्योंकि कुछ ममालिक जो कहते हैं कि 1988 की पोजीशन में वापस जाए, लेकिन बेसिकली जो 1948 की पोजीशन उस पर जो है वो वापस आना चाहिए। लेकिन हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू देखने बाकी है कि आया ये मामला किस वक्त चाहते हैं, क्योंकि इस वक्त गज़ा में क्या कहा जा रहा है कि इस वक्त शदीद इंसानी बहरान जो है वो जन्म ले रहा है, सेहत का बहरान जन्म ले रहा है, क्योंकि हस्पताल में जो है इस वक्त ईंधन जो है वो ख़त्म हो चुका हुआ है और इस वक्त बच्चे जो नौमौलूद बच्चे हैं उनकी ज़िंदगी ख़त्म पड़ी हुई है। इस वक्त कैंसर के पेशेंट की ज़िंदगी ख़त्म में पड़ी हुई है, इस वक्त दीगर जो बीमारी मुबतला था उनकी ज़िंदगी जो है ख़त्म में पड़ी हुई है। तो देखने बाकी कि इन मामलों का आखिर कैसे हल किया जाता है। और क्योंकि अब जब भी अक़वाम मुत्तहिदा में जो है यानी UN सिक्योरिटी काउंसिल में जो है वो जंग बंदी करार पेश की जाती है, तो वहाँ पर उस वक्त जो है उसको या तो अमेरिका मुस्तरद कर देता है या दूसरी तरफ जो है रूस जो है उसको मुस्तरद कर देता है, तो यानी कि वीटो कर देता है। तो अब देखने बाकी कि ये मामला तय जाता है कि फाइनली ये अब कल जो है यानी कि जंग बंदी करारदाद जो काउंटर में जो है वो पास हो चुकी हुई है, लेकिन बात देखने बाकी है कि इस करारदाद के ऊपर कितना इम्प्लीमेंटेशन हो पाती है, इसराइल किस करार को किस हद तक तस्लीम करता है, क्योंकि इसराइल ने तो अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से इस्तीफ़े का मुतालबा जो है किया हुआ है। तो देखने बाकी है कि आया मामला आगे किस तरफ जाते हैं और मामला आगे किस रुख जाके ये चेंज होते हैं, क्योंकि इस वक्त इसराइल जो है वो बड़ा ग्राउंड फेंस करने की धमकी दे रहा है, लेकिन इसराइल अंदर से खुद भी डर रहा है कि उसको पता है, इसराइल को पता है कि वो उसके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो गज़ा में जो है वो ग्राउंड ऑपरेशन जो है वो कर सके और हमास के पास इतनी ताकत है कि वो अपने इलाके का जो दिफा कर सकती है। बात सिर्फ इतनी सी है कि फ़ौरी तौर पर इंसानी बुनियादों पर जो है ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे जो है वो इमदाद की फरहमी का सिलसिला जो है वो जारी होना चाहिए और रफ़ा क्रॉसिंग को जो है वो जल्द से जल्द खोला जाना चाहिए और वहाँ से जो है यूनाइटेड नेशन की क़यादत में जो है वो जो है इमदाद को जो है वो जल्द से जल्द जो है वहाँ पे पहुँचाया जाना चाहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इंसानी ज़िंदगियाँ जो उनको जो है वो बचाया जा सके।
अब बात सिर्फ इतनी सी है कि आया ये मामला जन्म क्यों लिए है और ये इसराइल की तख्लीक कैसे हुई और कैसे सल्तनत उस्मानिया का ख़ात्मा हुआ, कैसे ये फिर फ़लस्तीन का इलाका जो था वो बरतानिया की कॉलोनी बना, फिर कैसे जो है बरतानिया ने आगे फिर ये एक नया मुल्क ईजाद किया, यानी ईजाद किया इसराइल का ईजाद किया, जिसके बाद फिर तो कैसे अरब इसराइल जंग का आगाज़ हुआ 1948 में। उसके बाद कैसे जो था फिर मामला जो थे वो अरबों के हाथ से में निकलते गए और फिर कैसे जो था इसराइल जो था वो मजबूत से मजबूत तर होता गया और फिर आखिरकार आज इसराइल इस पोजीशन पे है कि अमेरिका भी उसकी बात मानने में मजबूर है, बरतानिया भी उसकी बात मानने में मजबूर है, तमाम यूरोपियन कंट्रीज इसराइल की बात मानने में मजबूर है। तो आखिर कौन है जो इन मामलों को हल करवाएगा? हमारी दुआ है ताला इस मामले को जल्द से जल्द हल फरमाए और फ़लस्तीन के हाल पे रहम फरमाए और फ़लस्तीन की मदद फरमाए, नुसरत फरमाए। और इन दुआ के साथ वीडियो पसंद, इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में कैसे हमें मिलेगा। हमें भी पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।